हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम पंजाब की पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अलावा भी हमने बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे पंजाब के डिफरेंट एस्पेक्ट्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, डू चेक आउट दोज वीडियोज़ ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दीज फ्री वीडियोज दैट वी पोस्ट फॉर यू। तो इस वीडियो में हम पॉलिटी और गवर्नेंस ऑफ पंजाब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन वेरियस पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, the Punjab government has constituted a civil services board. Who is the head of the board? It is headed by whom? Civil services board को कौन head करता है? Options are A, the chief minister of Punjab, B, the home minister of Punjab, C, the governor of Punjab, और D, the chief secretary of Punjab. तो सिविल सर्विसेज बोर्ड जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स को डिसाइड करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है हर स्टेट में। Who is the head of that board in Punjab? Chief Minister, Home Minister, Governor और Chief Secretary। पॉलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड ये क्वेश्चन है और थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड भी है। सो द आंसर हियर इज चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। चीफ सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ अ स्टेट। जनरली एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं और पूरी की पूरी जो स्टेट की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं चीफ सेक्रेटरी। सो चीफ सेक्रेटरी हेड्स द सिविल सर्विसेज बोर्ड। So Civil Services Board headed by Chief Secretary. It has senior most additional Chief Secretary or Chairman, Board of Revenue, Financial Commissioner और an officer of equivalent rank and status as member. तो Chief Secretary तो हो गए इसके Chairperson and then there are members. In addition, it will have Principal Secretary or Secretary Department of Personnel in the state government as Member Secretary. तो इसके members, Member Secretary और जो चेयरपर्सन है वो ये लोग होते हैं एंड दीज आर ऑथराइज्ड टू डिसाइड ऑन द ट्रांसफर्स ऑफ दीज ऑफिसर्स इन द स्टेट। सेकंड क्वेश्चन, द इरादी ट्राइब्यूनल वाज रिलेटेड टू व्हाट? तो इरादी ट्राइब्यूनल बहुत ही फेमस एक ट्राइब्यूनल हुआ है पंजाब में। ये किस इशू के ऊपर बिठाया गया था? ए, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, बी, सतलुज यमुना लिंक कैनाल डिस्प्यूट, सी, कावेरी रिवर डिस्प्यूट और डी, महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। सो इट हैज़ टू बी द SYL इशू, सतलुज यमुना लिंक कैनाल इशू। तो बी इसका आंसर है। सो द रावी एंड ब्यास वाटर्स ट्राइब्यूनल, जिसको हम शॉर्ट में इरादी ट्राइब्यूनल कहते हैं, रावी एंड ब्यास वाटर्स ट्राइब्यूनल, ये पहले 1986 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया पंजाब को कि SYL कैनाल जो है वो 1 साल के अंदर अंदर उसके ऊपर डिसीजन लिया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही इरादी ट्राइब्यूनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया था, हेडेड बाय SC जज V बालकृष्ण इरादी। और इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रीअसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ वाटर। तो पंजाब में ऑब्जेक्ट किया था कि SYL नहीं बननी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से रीअसेसमेंट करवाई कि क्या जो वाटर यू कैन से वाटर फ्लोइंग जो है रिवर्स में इन सतलुज, इज़ इट एडिक्वेट ताकि ये रिवर आज ये जो कैनाल है ये आज की डेट में बन सके। तो इसलिए ये इरादी ट्राइब्यूनल बिठाया गया था टू असेस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर शेयरिंग विद हरियाणा। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, द पंजाब कैबिनेट हैड एनहांस द रिजर्वेशन फॉर विमेन इन लोकल बॉडीज फ्रॉम 33 to 50%। 50% रिजर्वेशन कर दी गई है विमेन के लिए लोकल बॉडीज में पंजाब में। सेकंड, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन, रिजर्वेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नॉन रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी इन द रोस्टर। तो उसका रोस्टर क्या होगा जो रिजर्वेशन अप्लाई की जाएगी? सबसे पहले शेड्यूल्ड कास्ट वुमन, फिर शेड्यूल्ड कास्ट और फिर वुमन। सो इज दिस ऑर्डर करेक्ट और नॉट? तो दोनों में से आपको बतानी है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटिवली इजी, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यू मे फाइंड डिफिकल्ट। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। सम क्वेश्चंस विच नो वन हैज़ द आंसर टू, जैसे अगर पंजाब पंचायती राज एक्ट का कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन आपसे पूछ लिया जाए, यू मे नॉट बी एबल टू आंसर इट।
राइट, बट दैट इज़ टू लाइक कोई भी ऐसा एग्ज़ाम होता है ग्रुप ए का, ग्रुप बी का, नायब तहसीलदार, PCS, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, कोई भी एग्ज़ाम होता है, इन दीज एग्जाम्स दे ट्राई टू बैलेंस इट आउट। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी होंगे जो सबको आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद कोई भी आंसर ना कर पाए, एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी मॉडरेट डिफिकल्टी, जिसे कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड से सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस क्वेश्चन एक्चुअली फॉल्स इन द थर्ड कैटेगरी, यानी कि कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो शायद कोई भी आंसर ना कर पाए, बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज़ वे टू डिफिकल्ट। रोस्टर सिस्टम क्या है ये शायद किसी को नहीं पता होता। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और नाइदर 1 nor 2। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन अगर आ जाए और नेगेटिव मार्किंग अगर ना हो, हाउ यू शुड अटेम्प्ट इट? पहला स्टेटमेंट रिलेटिवली इजी है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन विमेन के लिए कितनी है, तो दिस इज करेक्ट, यानी कि पहली स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। इसका मतलब 2 ओनली आंसर नहीं हो सकता और नाइदर 1 nor 2 भी आंसर नहीं हो सकता। सो वन स्टेटमेंट इज ईजी बट सेकेंड वन इज डिफिकल्ट, तो एटलीस्ट तब भी हम 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाए और इन दोनों में से कोई एक डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। नाउ दिस इज अ 50% प्रोबेबिलिटी, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी डेफिनेटली यू शुड आंसर वन ऑफ दीज, और आपके करेक्ट होने के चांसेस 50% है। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट, ये गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली, यानी कि ये रोस्टर जो है ये गलत लिखा गया है, दैट इज द मीनिंग। तो 50% जो है वो विमेन के लिए रिजर्वेशन कर दी गई है पंजाब में फॉर दिस लोकल बॉडी इलेक्शंस, एंड इसमें जो रोस्टर चलता है नॉन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में, रोस्टर का मतलब होता है कि जो इलेक्शंस होते हैं एक इलेक्शन में वो सीट किसके लिए रिजर्व रहेगी, फिर नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल में किसके लिए, और फिर थर्ड इलेक्शन साइकिल में किसके लिए। सो इन द फर्स्ट इट विल बी रिजर्व फॉर अ शेड्यूल्ड कास्ट, ओनली फॉर अ शेड्यूल्ड कास्ट, अगले चांस में शेड्यूल्ड कास्ट वुमन के लिए, और थर्ड चांस में वुमन के लिए। सो दिस इज हाउ द सीट्स आर रिजर्व। तो ये रोस्टर जो है इस तरह से वर्क करेगा। फोर्थ, अंडर माई भागो विद्या स्कीम फ्री बाइसिकल इज प्रोवाइडेड टू ऑल गर्ल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन विच स्टैंडर्ड्स। तो गवर्नेंस का क्वेश्चन है ये। अंडर माई भागो विद्या स्कीम जो फ्री बाइसाइकिल हैं वो किस स्टैंडर्ड की लड़कियों को बांटे जा रहे हैं इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। ऑप्शंस आर ए क्लास 5 to 8, B class 9 to 12th, C class 8 to 10th, or D none of the above. Now again here you have to apply your mind even if you don't know the answer. अब ये साइकिल्स जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं दे आर जनरली प्रोवाइडेड टू द हाई स्कूल गर्ल्स, यानी कि जो बड़ी लड़कियां होती हैं, बिकॉज दे आर एबल टू लाइक उनको ज़्यादा ये एबिलिटी देनी ज़रूरी है फॉर साइकिल्स। उसका एक कारण ये भी है कि अगर हम एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जाएं, पंजाब में इंडिया में जो सिस्टम चलता है तो उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्री स्कूल ऑलमोस्ट हर गांव में मौजूद होता है, जो मिडिल स्कूल होता है वो शायद 2 गांव में एक होता हो, लेकिन जो हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं दे आर समटाइम्स एक स्कूल कुछ गाँव को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि जो ट्रैवल जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे स्कूल बड़ा होता है वैसे वैसे वो ट्रैवल डिस्टेंस बढ़ता है। सो दैट मीन्स बड़ी क्लासेस की जो लड़कियां और लड़के हैं दे नीड टू गो समटाइम्स अ लिटिल लॉन्गर डिस्टेंस टू स्टडी इन स्कूल्स एज फार एज गवर्नमेंट स्कूल्स आर कंसर्न्ड। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो है वो 9th to 12th क्लास इज द लॉजिकल वन, और यही करेक्ट आंसर भी है। सो यू कैन वर्क आउट सम आंसर्स लाइक दिस। तो माई भागो विद्या स्कीम के तहत 9th to 12th की गवर्नमेंट स्कूल्स की लड़कियों को ये साइकिल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि इनका ड्रॉप आउट रेट कम किया जा सके। सो वन ऑफ द रीजंस देयर इज ड्रॉप आउट रेट इज़ कि लोग अपनी लड़कियों को इतनी दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते। सो इफ़ दे हैव बाइसिकल्स दैट कैन बी अ लाइक morale booster and that can be a capacity builder for such girls. Question number 5, which of the following statements are correct? The state legislature, the Vidhan Sabha, is the unicameral Punjab legislative assembly with 117 members elected from single seat constituencies. एक ही लाइन में there are so many facts, और आपको ध्यान देना है कि अगर इनमें से एक भी फैक्ट गलत हो गया तो पूरी स्टेटमेंट गलत होगी। तो इन द स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा इज द यूनिकेमरल पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली विद 117 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये है एक स्टेटमेंट। दूसरी, द स्टेट ऑफ पंजाब इज डिवाइडेड इनटू 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड 22 डिस्ट्रिक्ट्स। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और
नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो पहली स्टेटमेंट है, विधानसभा जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को कहते हैं, तो ये दोनों फैक्ट्स ठीक हो गए। क्या पंजाब में यूनिकेमरल हाउस है? यूनिकेमरल यानी कि क्या यहाँ पर सिंगल हाउस है या यहाँ पर बाईकेमरल यानी कि 2 हाउसेज हैं लेजिस्लेचर में? तो ये भी एक फैक्ट करेक्ट है कि पंजाब में यूनिकेमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि जो दूसरा हाउस होता है विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स इन पंजाब। तो ये भी फैक्ट करेक्ट है। फिर इसमें 117 इसकी स्ट्रेंथ है पंजाब में, ये भी सही है। ये सारे मैच के सारे मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और सिंगल सीट कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं। सो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल द फैक्ट्स आर करेक्ट। इनमें से एक भी फैक्ट चेंज होता, जैसे विधानसभा की जगह यहाँ पर विधान परिषद लिख दिया गया होता, या फिर असेंबली की जगह यहाँ पर काउंसिल लिखा गया होता, या फिर 117 की जगह यहाँ पर कोई भी और नंबर होता, तो ये पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती। सेकंड, पंजाब में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं और 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। 22 डिस्ट्रिक्ट वाली बात सच है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स आर 5 ओनली। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपकी हो गई गलत। सो योर आंसर इज 1 ओनली। A is the correct answer. So the state of Punjab has 5 administrative divisions. 6 नहीं 5 हैं, पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर, फरीदकोट एंड रूपनगर, और जिले तो जो हैं वो 22 ही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए पूरे के पूरे स्टेट को 5 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है, विच आर पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर, फरीदकोट एंड रूपनगर। इनमें से आपको ऑड वन आउट भी आ सकता है कई बार कि कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, कौन सी नहीं है, लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 6, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड्स पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस? आप देखिए ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके डाला हुआ क्वेश्चन है, या इसकी फॉर्म चेंज करके डाला गया है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सो इट इज़ एक्चुअली अ प्योर पॉलिटी क्वेश्चन, लेकिन इसे पंजाब पॉलिटी की तरह डिस्गाइज किया गया है। लाइक ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिखी होती हैं। तो यहाँ पर पंजाबी इन्होंने ज़रूर लिख दिया कि कौन से शेड्यूल में पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग अलग शेड्यूल्स में अलग अलग लैंग्वेजेस को स्टेटस दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही शेड्यूल है जिसमें सारी की सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं, एंड दैट इज़ द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में कुल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली देवर 14, उसके बाद 8 लैंग्वेजेस बाद में ऐड की गई हैं। जैसे 21st अमेंडमेंट से सिंधी ऐड की गई, तो 15वीं लैंग्वेज ये हो गई। उसके बाद 71st अमेंडमेंट से मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ये 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई। देन बाय 92nd अमेंडमेंट 4 more languages were added: बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। तो ये 8 लैंग्वेजेस ऐड होने के बाद वो बन गई 22 लैंग्वेजेस। तो आज की डेट में इस शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से पंजाबी भी एक है। और क्योंकि इन 8 में पंजाबी नहीं आती, दैट मीन्स पंजाबी वॉज देयर इन द ओरिजिनल 14 लैंग्वेजेस ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो थोड़ा सा ट्विस्ट करके डाला गया है, बट यू शुड नो कि ये प्योर पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। So 8th schedule mentions all the 22 official languages including Punjabi. Question number 7, थोड़े से अब हम डेप्थ में जाएंगे, थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। Consider the following statements. Number 1, earlier the Punjab legislature was bicameral in 1952, comprising Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Second, 1956 में the strength of the Vidhan Parishad was enhanced from 40 to 46 seats. Third, 1970 में Vidhan Parishad was abolished, leaving the state with a unicameral legislature. 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों में फैक्ट्स हैं। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं पंजाब लेजिस्लेचर के बारे में? पहली स्टेटमेंट जो है कि पंजाब लेजिस्लेचर में पहले 2 हाउस हुआ करते थे 1952 तक, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी और असेंबली भी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, 1956 में जो विधान परिषद की स्ट्रेंथ है वो 40 से बढ़ाकर 46 कर दी गई थी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त पंजाब का साइज थोड़ा बढ़ गया था, बिकॉज द पेप्सू वॉज मर्ज्ड विद पंजाब, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन
ये 8 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर बनाई हुई एक बॉडी थी। इसे पंजाब में मर्ज कर दिया गया, पंजाब का साइज़ बढ़ गया, तो जो विधान परिषद थी उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई। थर्ड, in 1970 विधान परिषद वॉज अबॉलिश्ड। विधान परिषद अबॉलिश कर दी गई। क्यों? क्योंकि 1966 में हरियाणा क्रिएट किया गया था पंजाब में से निकाल कर, और कुछ पहाड़ी लैंग्वेज स्पीकिंग एरियाज जो थे वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिए गए थे। तो पंजाब इतनी बड़ी स्टेट नहीं रही। वी डिड नॉट नीड अ सेकेंड हाउस एंड वी डिड नॉट एक्चुअली क्वालिफाई टू हैव अ सेकेंड हाउस, क्योंकि कम से कम 120 सीट्स चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में टू क्वालिफाई टू हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देयर इज़ एन एक्सेप्शन इन द फॉर्म ऑफ तेलंगाना, लेकिन उसका एक डिफरेंट रीज़न है। सो इसलिए विधान परिषद अबॉलिश कर दी गई और आज की डेट में हमारे पास यूनिकेमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि एक ही हाउस है पंजाब में। सो एक्चुअली ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थोड़ी सी आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक करता है क्वेश्चन, तो ऑल द फैक्ट्स आर एक्चुअली रिटन हियर। क्वेश्चन नंबर 8, consider the following statements. Number 1, Panchayat Samiti is constituted at block levels. Number 2, there is a provision of one Panchayat Samiti for each block. Third, the members of Legislative Assembly, MLAs, whose constituency falls in Panchayat Samiti area are its members. कौन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो लोकल बॉडीज़ के ऊपर ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। The options are 1 and 3, 2 only, 1 only और all of the above. जो पहली स्टेटमेंट है पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे बनती है, ये करेक्ट है। 3 ही लेवल्स पे अब जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं वो होती हैं, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, देयर इज अ प्रोविजन फॉर वन पंचायत समिति फॉर ईच ब्लॉक, ये भी करेक्ट है। जितने ब्लॉक्स होते हैं उतनी ही पंचायत समितिज भी होती हैं। थर्ड, जो एमएलए होता है उसकी कंस्टिट्यूएंसी में जो पंचायत समिति आती है वो उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So all the 3 systems are actually correct. All the 3 statements. Question number 9. Consider the following statements and identify the personality of Punjab. You can be asked such questions कि आपको किसी एक फेमस पर्सनालिटी की बहुत सारे लाइफ के उसके जो लैंडमार्क मोमेंट्स थे वो बता दिए एंड देन यू आर आस्क्ड टू गेस द पर्सनालिटी। तो आपको बताना है कि ये तीनों चीज़ें किस इंसान के बारे में सच हैं। फर्स्ट, ही सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। सेकेंड, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इन अमृतसर। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। थर्ड, ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कौन है ऐसे इंसान जिनके बारे में ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? गोपीचंद भार्गव, प्रताप सिंह कैरों, सुरजीत सिंह बरनाला और प्रकाश सिंह बादल। One thing is common, most of these have been the chief ministers of Punjab. All of these have been the chief ministers of Punjab. तो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो चारों ही सही हैं। सेकेंड, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग GNDU एंड थर्ड, ही सर्व्ड एज गवर्नर। ये बातें सिर्फ एक ही इंसान पर अप्लाई होती हैं एंड द आंसर इज सी, सुरजीत सिंह बरनाला। इनफैक्ट ही ऑल्सो सर्व्ड इन द यूनियन कैबिनेट एज अ यूनियन मिनिस्टर। तो सुरजीत सिंह बरनाला के बारे में ये सारी बातें जो हैं ये करेक्ट हैं। द लास्ट क्वेश्चन, द पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 हैज़ बीन एनेक्टेड टू रिप्लेस 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया था और उसके पास होते ही उसमें 1 साल की लिमिट दी गई थी कि 1 साल के अंदर अंदर ऑल द स्टेट्स विल हैव टू री एनेक्ट देयर पंचायती राज एक्ट्स इन कन्फर्मिटी विद द 73rd अमेंडमेंट। तो पंजाब ने भी 1994 में पंचायती राज एक्ट पास किया, लेकिन जब वो एक्ट बना तो जो पुराने एक्ट्स थे वो सारे रिपील करने पड़े, डिलीट करने पड़े। सो जब ये एक्ट बना था तो कौन कौन से एक्ट्स को इनमें से रिपील किया गया था? ऑप्शंस आर, नंबर 1, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952, सेकेंड, पंजाब पंचायत समितिज एंड जिला परिषद एक्ट 1961 एंड थर्ड, पंजाब पंचायती राज एक्ट 1981। इनमें से कौन कौन से लॉज को रिपील किया गया था 1994 में? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, or D, all of these? थोड़ा सा again checks the depth of your knowledge. So I imagine
द एरर मार्जिन इन दिस क्वेश्चन इज लाइक 70 to 80%. 70 to 80% लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि इनमें से क्या आंसर है. सो द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन इज एट अ हायर लेवल. And we are not expected to prepare this type of things when we are preparing. तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे उन एक्ट्स के नाम पता होने चाहिए. You just need to know the bare जो बेसिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए अच्छे से. तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 10 out of 10 क्वेश्चंस टारगेट कर रहे हैं, योर स्ट्रैटेजी इज़ रॉन्ग. अगर आप 8 या 9 out of 10 क्वेश्चंस टारगेट कर रहे हैं, दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी. क्योंकि अगर आप 10 out of 10 क्वेश्चंस टारगेट करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन की टाइप का सारा कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं. एंड दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी. दैट द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ऑफ दैट अप्रोच इज़ वेरी लेस. उतना ही एफर्ट जितना आप 10 out of 10 एक सब्जेक्ट में स्कोर करने में लगाएंगे, अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में लगाएं तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं. दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी. तो यहाँ पर जो पहला एक्ट है पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट, दैट इज़ करेक्ट. इसको रिपील किया गया था. सेकेंड, पंजाब पंचायत समिति एंड जिला परिषद एक्ट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. इसे भी रिपील किया गया था. थर्ड, पंजाब पंचायती राज एक्ट 1981, दिस इज़ रॉन्ग. तो इसे रिपील नहीं किया गया था. द आंसर इज 1 and 2 ओनली. राइट. सो 2 एक्ट्स वर रिपील्ड, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 एंड पंजाब पंचायत समिति एंड जिला परिषद एक्ट रिलेटिंग टू पंचायत समिति एंड जिला परिषद. तो इस एक्ट में लिखा गया था कि जहाँ जहाँ पर भी तीनों लेवल्स पे पंचायत क्रिएट करनी है वहाँ पर क्रिएट की जाएंगी, लाइक एज पर द 73rd अमेंडमेंट एक्चुअली. सो 1992 में 73rd अमेंडमेंट पास हुई. उसके एक साल में पंजाब ने पंचायती राज एक्ट पास किया और तीनों लेवल्स पे रूरल एरियाज़ में पंचायत इस्टेब्लिश कर दी. सो दैट इज़ ऑल दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्लास. अगर आपको क्लास पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. And do not forget to check the description, because all the links of test series, all the links of full courses, they are provided in the description. So thank you and all the best for your exams.